हाँ जी बेटा, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चल रहे हैं कैश फ्लो के प्रैक्टिकल पोर्शन के पार्ट 6 पे। अभी तक हम टोटल 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 6। ठीक है, क्लास नोट्स के लिए आपको पता है कहां जाना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलो सर, क्वेश्चन आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ। सर ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे, 8 तक हो गए थे। अब आप फटाफट से 9th क्वेश्चन कराओ। ठीक है भाई, 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। देखें फटाफट से। कह रहा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहली बात तो ये समझे, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको निकालना है सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में था ही क्या सर? सबसे पहले आता था चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर 4 भाइयों को अगर मैं उसमें ऐड कर दूं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता था। है कि नहीं बेटा? और जल्दी से बताओ, क्या ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है? तो बेटा इस क्वेश्चन को हम, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा फर्स्ट स्टेप था करंट ईयर प्रीवियस ईयर को मार्क करो। सेकंड स्टेप था एडजस्टमेंट सारी की सारी कर लो। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था 4 भाइयों को ढूंढो, और हमारा फोर्थ स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि फर्स्ट वाली स्लैब कंप्लीट कर लो। यानी कि हमारे फोर्थ स्टेप के अंदर ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम फोर्थ स्टेप तक तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करेंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस अब ये बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आप भी लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बेटा, यहां तक की समझ में आ गई बात? ठीक है सर, तो हम फोर्थ स्टेप तक तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है सर। अब फटाफट से सर, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था? प्रीवियस ईयर करंट ईयर। सर ये है हमारा करंट ईयर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, ये तो मार्क हो गया सर। सबसे पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद है करंट असेट्स। ठीक है जी। लो बेटा, यहां पर भी सिर्फ करंट असेट लिखा है, तो आपकी मर्जी है। आप इसको बोलो सर इसके अंदर होगा स्टॉक, इसके अंदर होंगे डेटर्स, ये चीज मान के चल लो। तो इसको कहां पर एडजस्ट करोगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एडजस्ट करोगे, या फिर आप इसको क्या मान लो? सीसी का पार्ट मान लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपका सीसी यूज भी होने वाला है? क्या करंट असेट यूज भी होने वाली है आपके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? हम तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने मांगी है सिर्फ फर्स्ट स्लैब, तो सर करंट असेट का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन बेटा हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हमारे स्टेप नंबर 4 के अंदर तो इनका जो मांगा हुआ क्वेश्चन था वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम श्रद्धा भाव से सारा का सारा काम करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। तो करंट असेट के अंदर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मान सकते हो। अगर आप इसे मानोगे पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो ऊपर एडजस्ट करोगे। इसका मतलब आप ये मानोगे कि हमारे बिजनेस में कोई सीसी है ही नहीं, ओपनिंग सीसी भी जीरो, क्लोजिंग सीसी भी जीरो। याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया था जिसके अंदर करंट असेट में सिर्फ करंट असेट लिखा था, कुछ बताया नहीं था कैश है या क्या है, स्टॉक है। तो वहां पर तो मैंने उसको क्या मान के चला था? सीसी मान के चला था। एक काम करते हैं, यहां पर बदल लेते हैं चीज। मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन पेपर में तो आएगा नहीं, ठीक है ना, डिफाइन करेगा सब कुछ। इसको हम मान लेते हैं पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। इस बार हम इसको मान लेते हैं पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं नो सीसीई, कोई भी सीसी हमारे पास नहीं है। फिर मैं क्लियर कर दूं, पेपर के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो बुक के अंदर है, ठीक है जी, ये बुक का क्वेश्चन है, पेपर का नहीं। आप देख सकते हो ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं सर, हमें क्या दिक्कत है। चलो सर, उसके बाद आपको शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। सर रिजर्व कोई भी हो, चाहे WCR हो, IFR हो, जनरल रिजर्व हो या और कोई रिजर्व हो, रिजर्व की ट्रीटमेंट सेम ही है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। जल्दी से बताओ एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या है? सर एडजस्टमेंट के अंदर है प्रोपोज्ड डिविडेंड। याद है बेटा मैंने आपको एडजस्टमेंट कराई थी। करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं करना, उसे इग्नोर करना है। करंट ईयर वाला है 2023 का, करंट ईयर वाला है 2023 का, यानी कि आगे वाला है करंट ईयर का, इसको इग्नोर कर दो, इसकी तरफ देखना ही नहीं है। मैंने क्या कहा था? सिर्फ वादा किया है ये इस साल, पेमेंट कुछ नहीं होगी ना, प्रॉफिट निकाल के साइड में रखा, सिर्फ मुंह जबानी वादा कर दिया। भाई साहब वादा कर रहे हैं, AGM में अगले साल फाइनल होगा कि देना या नहीं देना। लेकिन बेटा जल्दी से बताओ,
लास्ट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड का क्या करेंगे सर? पिछले साल तो जस्ट वादा किया था, तो क्या पिछले साल इसकी कोई अकाउंटिंग करी होगी? नहीं सर। सर इस साल इस प्रपोज डिविडेंड को प्रॉफिट में से निकाल के साइड में भी रखा जाएगा और इसी साल इसको पे भी किया जाएगा, यानी कि प्रपोज डिविडेंड इसी साल बनेगा और इसी साल पे होगा, बनेगा पे होगा। जल्दी से बताओ, प्रपोज डिविडेंड मेड करना और पेड करना पता है आपको? हाँ सर पता है। जल्दी से बताओ, डिविडेंड पेड करना कौन सी एक्टिविटी है? चाहे प्रपोज्ड हो चाहे इंटरिम हो, डिविडेंड पेड करना कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग है। लेकिन जल्दी से बताओ, आपको लगता नहीं प्रपोज डिविडेंड अगर प्रॉफिट में से बनाया गया है तो ये कहीं ना कहीं से और भी माइनस हुआ होगा? याद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिमाग में आ रहा है? डेबिट साइड में लिखता था टू जर्नल रिजर्व, टू इंटरिम डिविडेंड, टू प्रपोज डिविडेंड, यानी कि ये प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी भी कहां से माइनस हो रखा है? मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। तो करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर करना है, जो प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड होगा वही इस साल पे हुआ होगा। क्लियर बात है? इस साल मेड भी हुआ होगा, इस साल पेड भी हुआ होगा। तो सर प्रॉफिट में से इस प्रपोज डिविडेंड को प्लस कर देना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देना, यानी कि सर ऑपरेटिंग में इसको प्लस कर देना, फाइनेंसिंग में इसको माइनस कर देना। सिंपल सी बात है। कौन से वाले को? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले को। ओके ठीक है सर, हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, करंट ईयर प्रीवियस ईयर मार्क कर दिया। सेकंड हमारा हो गया क्या सर? पेड क्या है, मेड क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से बताओ बेटा, फर्स्ट चीज प्रपोज्ड डिविडेंड मेड कितना है? मेड होगा तो ऑपरेटिंग में से बनाया जाएगा। सर सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले की बात करो 80, और सेकंड प्रपोज्ड डिविडेंड पेड कितना है? वो भी है 80। सही बात है कि नहीं बेटा? कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, बढ़िया। अच्छा सर ये लिख के दिखाना है क्या? नहीं बेटा लिख के नहीं दिखाना, पहला क्वेश्चन है, सिर्फ प्रपोज डिविडेंड की पहली बार बात आई है इसलिए लिखा है, वरना नहीं लिखना। ठीक है सर, ठीक है सर, एडजस्टमेंट हमारी होगी, पता चल गया पेड कितना है मेड कितना है। ठीक है जी सर। उसके बाद फर्स्ट स्टेप था करंट ईयर प्रीवियस ईयर, सेकंड था एडजस्टमेंट सारी की सारी डील कर लो, थर्ड था चार भाइयों को ढूंढो, फटाफट से ढूंढो। सर क्या कहीं जर्नल रिजर्व प्रपोज प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है कि? हाँ सर, ये रहा जर्नल रिजर्व, ये रहा जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व हो या कोई भी रिजर्व हो, और ये रहा प्रपोज डिविडेंड, और ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी कि सर यहाँ पर तीन भाई दे रखे हैं, जर्नल रिजर्व, वर्किंग कैपिटल, यानी कि रिजर्व ही है, इसको मैं एक ही मानता हूं। उसके बाद मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड भी दे रखा है। एक भाई मिसिंग है सिर्फ, कौन सा? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है सर, फटाफट से सर मैंने एडजस्टमेंट कर लिया। स्टेप नंबर थर्ड, मैंने तीन भाइयों को तो ढूंढ लिया है, चौथा भाई नहीं है, दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो नहीं है। चलो बेटा आ जाओ फोर्थ स्टेप पे। सर फटाफट से स्लैब नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लो। क्या? चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ओके है सर। चार भाई कौन कौन से हैं सर? एक है हमारे पास जर्नल रिजर्व मेड, सर एक है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेड, बेटा ये भी मेड ही होगा, चिंता मत करो सर। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, सर उसके बाद है प्रपोज्ड डिविडेंड मेड। लो बेटा आपका आंसर तो आ चुका है, यही था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और क्वेश्चन ने अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड लिख रखा है तो आप भी लिख दो, वरना लिखने की जरूरत नहीं होती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, पेपर में कभी भी नहीं आएगा। ओके चलो ठीक है सर। इसके बाद हम लिखते थे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है सर। स्टेप नंबर फोर्थ हमारा हो गया। स्टेप नंबर फिफ्थ है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ क्वेश्चन को करना। ठीक है सर, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को करना। चलो जी, स्टार्टिंग से क्या है सर? सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल, फटाफट से शेयर कैपिटल। सर 8 लाख की शेयर कैपिटल 8 लाख ही है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं है। नहीं सर, इसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है, आपने ये वाला अमाउंट पढ़ लिया, ये तो हमें कभी पढ़ना ही नहीं होता। सॉरी बेटा। चलो फटाफट से नोट नंबर फर्स्ट के अंदर देखो क्या है।
5 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख के ही हैं, 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर 3 लाख के ही हैं। सर चेंज तो फिर भी कुछ नहीं हुआ बेटा, बाई चांस की बात है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें हमेशा हमारी जो चीजें हैं वही फॉलो करनी है, जो कंसेप्ट है वही फॉलो करनी है। नोट नंबर के आगे जो अमाउंट लिखा है उस पर भरोसा नहीं करना, नीचे जाके देखना। हालांकि सर नीचे भी सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है, बच गए यहां पर, मतलब कोई गलती नहीं हुई। ठीक है सर। नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 के अंदर है सर जनरल रिजर्व, 2,10,000 का जनरल रिजर्व 2,75,000 का हो गया, मतलब सर इस साल शायद 65,000 का रिजर्व और बनाया होगा, तो सर जनरल रिजर्व मेड कितना है? 65,000 का। ओके सर। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी, कोई भी रिजर्व आ जाए, मैं तो कह रहा हूं यहां पर आईएफआरई क्यों ना आ जाए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सबका ट्रीटमेंट सेम है। 2 लाख से 2,50,000 हो गया, इसका मतलब 50,000 का बनाया है। ओके सर। सर उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,10,000 से प्रॉफिट बढ़ के 1,70,000 हो गया, इसका मतलब इस साल जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो होगा 60,000 का। निकालेंगे कैसे? 1,70,000 माइनस 1,10,000। ठीक है सर। ओके है सर, बढ़िया एकदम। चलो ठीक है सर। रिजर्व एंड सरप्लस लाइन वाइज चलना है, कोई इधर उधर नहीं करना कुछ भी। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग पे आ जाए सर, कोई नोट नहीं है, 5 लाख की लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 लाख की है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं करना सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा, अच्छी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं निकालना। ठीक है जी, फटाफट से। ट्रेड पेबल सर ये तो बाद में होगा सर। अदर करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये नॉर्मल करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल में ट्रीट होगी, अभी इसका कुछ नहीं करना, छोड़ रहा हूं, इसको आगे करूंगा। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है? नोट नंबर 3 सर क्या है उसके अंदर? नोट नंबर 3 के अंदर है प्रोविजन फॉर टैक्स। जल्दी बताओ बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में तो दे रखा है, लेकिन क्या क्वेश्चन में बता रखा है टैक्स पेड कितना है, टैक्स मेड कितना है? नहीं सर नहीं बता रखा। तो क्या अजम्पशन लेते थे? पिछले साल वाला पूरा का पूरा इस साल पे कर दिया होगा, और इस साल ये 1,50,000 पूरा मेड कर लिया होगा। तो आपको पता है ना, एक ये वाली चीज और छोड़नी पड़ेगी मेरे को, टैक्स पेड, क्योंकि सबसे नीचे आकर के ऑपरेटिंग में ये माइनस होती है, पता है। तो सर जो टैक्स मेड है उसका तो मैं कर सकता हूं ना, मैंने कहा वो आप कर सकते हो। कितना? 1,50,000 को कर दो प्लस। अच्छा सर अभी सारी की सारी चीजें नहीं हुई, अभी प्रपोज डिविडेंड बचा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने लाइन वाइज चलना, इधर उधर नहीं होना। ठीक है सर। चलो सर आगे चलें फटाफट से। सर रिजर्व भी हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो चीज पे कट लगा इसका मतलब उसे छोड़ दिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया, एक चीज मैंने टैक्स पेड छोड़ी हुई है। अच्छा फटाफट से आ जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है और ना ही कोई नोट नंबर है, तो जल्दी से बताओ। 15,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी बढ़ करके 18,40,000 की हो गई, तो सर जल्दी बताओ चेंज कितना आया? 2,85,000 की आपकी असेट बढ़ गई, तो इसका मतलब परचेज कर ली, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर पूरा लिखना पड़ेगा क्या बेटा? आप परचेज ऑफ असेट भी लिखोगे तब भी कोई गलती वाली बात नहीं है, लेकिन पूरा लिखोगे तो और अच्छी बात है। तो सर 2,85,000 ये आ जाएगा नेगेटिव में। चलो सर। सर उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 लाख की ही है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा उसके बाद करंट एसेट को हमने किसका पार्ट माना है? सर वर्किंग कैपिटल का पार्ट माना है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी सीसी नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं ऐसा कभी भी पेपर के अंदर नहीं आएगा। पहले मैंने आपको सीसी मान के कराया था, अब मैं आपको क्या मान के करा रहा हूं? अब मैं आपको करंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट मान के करा रहा हूं बस। चलो जी ठीक है सर, इसको भी अभी छोड़ो क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, बाद में डील होगा। क्या सारी की सारी चीजें हो गई? चलो जी सारी की सारी चीजें हो गई। अब फटाफट से अब लास्ट के अंदर जो बैलेंस शीट खत्म करके जो नीचे एडजस्टमेंट बची हुई है उसको भी फटाफट से कर लो। सर 1,60,000 को तो इग्नोर करना है, 60,000 का प्रपोज डिविडेंड मेड भी किया होगा, पेड भी किया होगा। ये रहा मेड 80,000 का, करंट ईयर वाले को इग्नोर करना है, प्रीवियस ईयर वाले का मेड भी किया है। और डिविडेंड पेड करना, प्रपोज डिविडेंड पेड करना किसके अंदर आ जाएगा सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा माइनस। ओके बेटा, यहां तक की बात ओके है? ठीक है एकदम। देख रहे हो सारी की सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी। पूरा क्वेश्चन करा, पूरे क्वेश्चन पे हम आ गए। ठीक है जी चलो ठीक है सर, सारी की सारी चीजें सर कंप्लीट हो चुकी हैं, जो चीजें छोड़नी थी मैंने छोड़ दी हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही पूरी बैलेंस शीट कवर हो गई है, इसका मतलब मेरी ऑपरेटिंग की सेकंड स्लैब कंप्लीट हो गई है, सेकंड इन्वेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, फाइनेंसिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है सर। तो सर यहां पर आएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर यहां नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहां नेगेटिव में ही है। ठीक है सर। 2,85,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव में।
ऑपरेटिंग का निकालो फटाफट से। ऑपरेटिंग का आपके पास आएगा 60,000 प्लस 65,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 और प्लस 80, 4,05,000। अच्छा बेटा, क्या कोई एडजस्टमेंट है नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग की? नहीं सर, कोई भी नहीं है। होती तो अपने आप आ जाती पूरी बैलेंस शीट के अंदर, कोई भी नहीं है। यानी कि इसी अमाउंट को मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 405,000। सर आप फटाफट से चेंज इन वर्किंग कैपिटल कर दो फटाफट से। चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलो सर, क्या क्या चीजें छोड़ी थी? सर मैंने छोड़ा था एक ट्रेड पेबल को, तो जल्दी से बताओ। 50,000 के ट्रेड पेबल 60 के हो गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, पैसा आ गया। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने का सर? 10,000 का। सर उसके बाद है अदर करंट लाइबिलिटी, यानी कि ये भी करंट लाइबिलिटी है, 75 से 1 लाख की हो गई, यानी कि सर 25,000 की और लाइबिलिटी बढ़ गई। इंक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है सर, ओके, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। सर उसके बाद क्या चीज छोड़ी थी? उसके बाद छोड़ी थी करंट असेट्स। तो सर करंट असेट में हो क्या रहा है? 1,90,000 की 1,65,000 की, और ये पैसा आ रहा है 1,90,000 की 1,65,000 की हो गई, यानी कि 25,000 रुपए हमारे पास आ रहे हैं। डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है जी। चलो सर, उसके बाद हमने छोड़ा था एक टैक्स पेड, वो तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताओ ये क्या आ गया? ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश इतना हमने जनरेट कर लिया, 4,05,000 प्लस में 10,000 प्लस में 25 प्लस में 25, 4,65,000। ओके बेटा, अब यहां से बस माइनस कर दो टैक्स पेड। और टैक्स पेड कितना था? टैक्स पेड था आपके पास 1 लाख का। 3,65,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभार हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये भी लिख सकते हो, जस्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर फटाफट से अब आप निकालो नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज। बताओ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सर 3,65,000 का आपके पास आया था ऑपरेटिंग, 2,85,000 को माइनस करो, 2,85,000 को माइनस करो और फिर 80 को माइनस करो। मैंने आपको कहा ही था आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग जीरो है, तो सर नेट इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव जीरो भी एक पॉजिटिव फिगर है, तो नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो। तो सर ये कितना आएगा? जीरो। ए प्लस बी प्लस सी जब मैं करूंगा तो जीरो आएगा, देख लेते हैं। 3,65,000 माइनस में 2,85,000 और माइनस में कर दो 80,000, तो ये आपके पास आएगा जीरो। इसका मतलब सर आपके पास ना तो कोई कैश आया और ना ही कोई कैश गया, जीरो। अच्छा जल्दी बताओ ओपनिंग सीसी कितना है? ऐड कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसी। क्या कोई सीसी है? नहीं सर, जीरो है। तो जल्दी से बताओ क्लोजिंग सीसी भी कितना आएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सीसीईबी कितना आएगा? सर जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ इस क्वेश्चन को हमने सिर्फ एक काम के लिए किया कि चलो ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई दे दिया तो घबराना नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर घबराना नहीं है रिजर्व ही है। दूसरा आपने देखा कि करंट एसेट के अंदर कुछ नहीं बोला था, तो हम उसे दोनों में से किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं। अगर आप उसे वर्किंग कैपिटल मानोगे, इसका मतलब आप सीसी को जीरो मान रहे हो। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग को मैंने जीरो माना है ना, क्लियर बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी,
ठीक है जी। प्रपोज डिविडेंड की हालांकि मेरे को इसमें एडजस्टमेंट करानी थी, फर्स्ट टाइम वो आई थी। करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर वाले को पेड भी करना है, मेड भी करना है। पेड करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग, वहां से माइनस हो जाएगा। और सर ये मेड कहां से होगा, बना कहां से होगा? सर प्रॉफिट में से ही तो दिया होगा डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड आपका प्लस हो जाएगा किसके अंदर? ऑपरेटिंग के अंदर, और माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर। ओके बेटा, डन है। इंटरिम डिविडेंड की इसके बाद एडजस्टमेंट आएगी, उसकी ट्रीटमेंट भी क्या होगी? सेम। ध्यान रखना इंटरिम डिविडेंड की आगे आएगी। चल ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया था 9th। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9th मार्क कर दिया ना मैंने उस पर, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं 10th। चलो जी। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ JY लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल है, सर इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और आपको पता है इसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसका ओपनिंग और बैलेंस हमारे क्लोजिंग काम आएगा। ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा मैं बना क्या रहा हूं? कैश अकाउंट ही तो बना रहा हूं। पूरे साल की ट्रांजेक्शन तो मैंने देख ली, नेट इस साल कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, तो जो नेट कैश फ्लो आता है उसमें मैं क्या प्लस करता हूं? ओपनिंग बैलेंस इतना, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं सिर्फ एक ही ओपनिंग और एक ही क्लोजिंग बैलेंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखता हूं। इसके अलावा किसी और चीज का अगर ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि असेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, मुझे क्या लेना देना? वो पहले से पड़ी थी और ये एंड में पड़ी है। बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो तो मैं लेता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से पैसा आ जा रहा है। ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, इनकी वजह से ना कोई पैसा गया है ना ही कोई पैसा गया। साल के शुरू में आपके पास 5 लाख की एसेट पहले से पड़ी थी, क्या कुछ पैसा आया, क्या कुछ गया? सब कुछ करने के बाद इतनी एसेट आपके पास बची है, तो इसका मैं क्या करूंगा? इसकी वजह से तो कोई पैसा आया नहीं, गया नहीं। जो बिक गई एसेट उसकी वजह से पैसा आया, उसको मैं जरूर लिखता हूं। जो खरीदी एसेट उसकी वजह से पैसा गया, उसको मैं जरूर लिखता हूं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट का मेरा किसी काम का नहीं है, सिर्फ एक ही अकाउंट का मैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेता हूं, वो है CCE, क्योंकि बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर। सर उसके बाद है नई चीज, सर ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये क्या है जरा देखेंगे बेटा। चलो ये एक नई चीज है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखेंगे। चलो सर उसके बाद आपको क्या दे रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। ठीक है सर। उसके बाद है 10% डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जल्दी से बताओ कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उधार है ये। ठीक है ना, इसको करंट एसेट के अंदर डील नहीं करना। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है, मशीनरी ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है सर। कह रहा प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी मतलब प्रीवियस ईयर का, और 2022 मतलब करंट ईयर का। तो पहले जो साल लिखा है उसका पहले वाला अमाउंट है, दूसरे नंबर पे जो साल लिखा है उसके दूसरे नंबर का अमाउंट है। तो सर पहले साल का जो अमाउंट लिखा है, यानी कि ये है प्रीवियस ईयर का अमाउंट और ये है करंट ईयर वाले का अमाउंट। तो जल्दी से बताओ किसको इग्नोर करना है? करंट ईयर वाले अमाउंट को इग्नोर करना है। प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को इस साल में पेड भी करूंगा और मेड भी करूंगा। पेड करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो कहां से माइनस हो जाएगा? फाइनेंसिंग में से। और कहां पर प्लस हो जाएगा? मेड करना ऑपरेटिंग के अंदर। ठीक है जी। चलो उसके बाद कह रहा है 1,10% डिवेंचर्स इशूड ऑन 31 मार्च 2022। कह रहे जो नए डिवेंचर हैं वो इशू किए गए हैं साल के आखिरी के अंदर। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, तो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिखो, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। सेकंड स्टेप आपका था एडजस्टमेंट, सारी की सारी डील कर लो। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट आपको पता है, प्रपोज डिविडेंड की है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए पेड और मेड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप दिख गया है क्या पेड है और क्या मेड है। इसको तो इग्नोर करना है, इसी को पेड करना है, इसी को मेड करना है। उसके बाद है डिवेंचर्स की बात, तो फटाफट से डिवेंचर का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जल्दी बताओ सर कहां पर लिखा है डिवेंचर्स? ये रहा बेटा डिवेंचर्स। 1,50,000 के डिवेंचर सब 2,50,000 के हो गए। तो जल्दी बताओ साल के शुरू में कितने के डिवेंचर थे? 1,50,000 के। और साल के एंड में सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, इशू रिडम्पशन करने के बाद कितने बचे हैं? ये बैलेंस है बेटा। कितने बचे हैं? 2.5 लाख। मैंने आपको कहा था जब भी कोई इशू या रिडम्पशन होगा तो वो ओपनिंग वाले में से होगा, क्लोजिंग वाले में से नहीं होगा। क्लोजिंग में तो सब कुछ एडजस्ट ऑलरेडी हो रखा है। जल्दी बताओ साल के शुरू में कितने के डिवेंचर्स थे? 1,50,000 के। पूरे साल 1,50,000 के ही रहे। लास्ट में आप करके आपने 1 लाख के डिवेंचर और इशू कर दिए, तब जाकर के वो कितने बन गए? 2,50,000। तो जल्दी बताओ पूरे साल सिर्फ कितने के डिवेंचर्स रहे आपके पास?
1,50,000 के इशू जो डिबेंचर करें वो तो साल के आखिरी में करें, 31 मार्च को करें, उस पर कोई इंटरेस्ट थोड़ा ना कैलकुलेट होगा। तो पूरे साल आपके पास कितने के डिबेंचर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 के। जो 1,00,000 के डिबेंचर आपने इशू करे हैं वो एंड ऑफ द ईयर इशू करे हैं, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट नहीं करना है। तो जल्दी से बताओ पूरे साल का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 1,50,000 का कितना परसेंट? 10%। 1,50,000 का 10% और हो गई एडजस्टमेंट सारी की सारी खत्म। प्रपोज डिविडेंड तो आपको पता है वही पेड करना है, वही मेड करना है प्रीवियस ईयर का, और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है सर, दो चीजें हमारी हो गई। थर्ड, फटाफट से भाइयों को ढूंढो जल्दी से, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? क्या कोई दिखाई दे रहा है? क्या कोई दिखाई दे रहा है? हाँ सर, एक तो दिखाई दे गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या जर्नल रिजर्व है? जर्नल रिजर्व कहां पर दिखाई देगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दिया। क्या कोई डिविडेंड है? हाँ सर डिविडेंड है। यानी कि सर दो भाई आपको दिखाई दिए हैं, एक दिखाई दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स और एक दिखाई दिया है प्रपोज डिविडेंड। यानी क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड नहीं है और क्वेश्चन के अंदर जर्नल रिजर्व नहीं है। ठीक है सर, फटाफट से स्टेप नंबर 4 कंप्लीट करो, अपनी स्लैब कंप्लीट करो। सबसे पहले है चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, current year minus previous year. Provision for tax made. Proposed dividend made. Net profit before tax. Adjustment of non-cash and non-operating activities. या आइटम्स, एक्टिविटीज भी लिख सकते हो, आइटम्स भी लिख सकते हो। चलो सर, ये हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप नंबर 5, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। सर शेयर कैपिटल आपको दे रखे 5 लाख के 5 लाख ही है, मतलब कोई भी चेंज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और कोई नोट नंबर भी नहीं लिखा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर देखो फटाफट से क्या है। पिछले साल माइनस का 25 था, इस साल 1,00,000 का हो गया। घबराना नहीं है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 1,00,000 माइनस में माइनस का 25,000, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यहां पर आप करोगे प्लस 25,000। ओके बेटा, 1,00,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर। तो 1,00,000 माइनस में माइनस का 25,000, तो माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस। तो यहां पर आपका आएगा 1,25,000। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, सर पिछले साल में लॉस में था, 25,000 के लॉस में था। यहां से आप धीरे धीरे करके ऊपर उठे। तो पहले तो आपने 25,000 का लॉस खत्म किया, फिर आपने 1,00,000 का प्रॉफिट कमाया। तो जल्दी बताओ, अगर आप पिछले साल 25 के लॉस पे थे तो इस साल आपने इंक्रीमेंट कितना किया, जिससे कि वो लॉस की वैल्यू भी सेट ऑफ हो गई, खत्म हो गई, और 1,00,000 का प्रॉफिट भी हो गया। यानी कि आपने कितना कमाया होगा? 1,25,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए सर आगे चले फटाफट से, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें दे रखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 2 है। मैंने कहा था इसमें दो एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक हिडन, ये हिडन एडजस्टमेंट है, और एक है डिबेंचर्स की। तो पहले डिबेंचर्स की कर लेते हैं, फिर हिडन वाली कर लेंगे। जल्दी से बताओ, 1,50,000 के डिबेंचर्स 2,00,000 के हो गए। तो सर इशू ऑफ डिबेंचर करा आपने 1,00,000 के, इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना? 1,00,000। अब हिडन एडजस्टमेंट की बात करो। सर हिडन एडजस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर रखा है। सर हिडन एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट उसका, तो जल्दी से बताओ इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्या ये एक्सपेंस भी है? हाँ सर एक्सपेंस भी है। तो कहां से माइनस हुआ होगा? मेरे ऑपरेटिंग में से, तो प्लस करो वहां जाके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 15,000। ओके बेटा, डन। चलो सर, उसके बाद आपको दे रखा है, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखूं तो सही शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है क्या। चलो, तो सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। 1,00,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 का हो गया। सर ये तो करंट लाइबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल में नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा था, करंट लाइबिलिटी सिर्फ वही वाली वर्किंग कैपिटल में जाएगी जो कहीं और डील नहीं हो रही, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। इसे मैं करंट लाइबिलिटी नहीं मानूंगा, वर्किंग कैपिटल में डील नहीं करूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उधार है, लोन है। तो लोन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी की सारी कहां जाएंगी? फाइनेंसिंग के अंदर।
ठीक है जी। सामान से लेना देना, डेटर क्रेडिटर, ये सब होती है बेटा वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। चलो जी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन 50,000, ठीक है सर। उसके बाद जल्दी से बताएं, उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स को मैं कहीं और डील करता हूं या वर्किंग कैपिटल में डील करता हूं? नहीं सर, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका, आपको पता है ऑपरेटिंग के अंदर ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, इसका मतलब इसे मैं करंट लायबिलिटी नहीं मानूंगा, वर्किंग कैपिटल में ट्रीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना बेटा इस चीज का। चलो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर क्या कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, ना तो कोई पेड दे रखा है ना मेड दे रखा है, तो प्रीवियस ईयर वाला पूरा का पूरा पे हो जाएगा और करंट ईयर वाला मेड हो जाएगा। और आपको पता है पेड वाले के अमाउंट को मैं अभी लिखता नहीं हूं, बाद में लिखूंगा, एंड में स्पेस की दिक्कत होती है। चलो जी, तो जल्दी से बताओ टैक्स मेड कितना है, टैक्स मेड कितना है, कहां गया कहां गया, टैक्स मेड है आपके पास 1,25,000। चलो जी, ओके, ठीक है सर। तो हम पहुंच गए शॉर्ट टर्म प्रोविजन तक। अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट दे रखी है, मतलब नोट दे रखा है। अच्छा, जल्दी से बताओ क्या अकाउंट बनेगा इसका? नहीं सर, नहीं बनेगा। अच्छा, क्या इस नेट वाले अमाउंट से कोई लेना देना होता है? नहीं सर। क्या मशीनरी में से ऑक्यूमुलेटेड माइनस ही होता है? मैंने आपको कहा था या तो माइनस के लिए माइनस का निशान मार्क लगाओ या फिर ब्रैकेट डालो, तो माइनस ही तो हो रखा है, तो ब्रैकेट से कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो माइनस ही होता है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। पहले मशीनरी को ट्रीट करो। 5,25,000 की मशीनरी 7,37,500 की हो गई, 7,37,500 की हो गई, 5,25,000 की मशीनरी, इसका मतलब सर 2,12,500 की मशीनरी आपने परचेज कर ली। बेटा मेरे को लग रहा है मैंने एक अमाउंट शायद गलत लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने शायद गलत जगह पर लिख दिया, मुझे लगा ये फाइनेंसिंग है, सॉरी, ये फाइनेंसिंग में आएगा बेटा, मैंने गलती से लिख दिया, क्योंकि वहां पर ना मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को देखा, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही खड़ा हूं मैं, तो वो फाइनेंसिंग नहीं थी भाई, वो गलती से मैंने ऑपरेटिंग में लिख दिया, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, कहां पर था मैं था आपके पास मशीनरी पर, तो मैं मशीनरी खरीद रहा था 2,12,500 की, तो परचेज ऑफ मशीनरी 2,12,500 की, ठीक है सर। सर उसके बाद डेप्रीशिएशन के बारे में अलग से सोचो। 75 का डेप्रीशिएशन 1,37,500 का हो गया, इसका मतलब 62,500 का इस साल आपने और डेप्रीशिएशन लगाया है। और डेप्रीशिएशन सर खर्चा तो है लेकिन नॉन कैश एक्टिविटी है, कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो गया हुआ है कहां पर मेरे, जल्दी बताओ, ऑपरेटिंग के अंदर। तो ठीक करने के लिए ऑपरेटिंग के अंदर मैं क्या कर दूंगा, प्लस। 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन पे हम हैं। अब मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा कि आप बोलोगे सर डिबेंचर का, ये डेप्रीशिएशन का तो कंसेप्ट आपने समझाया ही नहीं कि क्यों प्लस हो रहा है, ठीक है ना बेटा। मेरी उम्मीद आपसे ये है कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है अकाउंट बनाने में, उसके बाद क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं, एक क्लास भी मैंने आपको फर्स्ट वाली इन्हीं सब बातों पे दी थी, तो प्लीज बेटा थोड़े से सिंसियर होकर के अच्छी तरीके से मेहनत करो, ठीक है ना। चलो सर, हो गया, ठीक है सर। उसके बाद बताओ, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। सर ये तो हम बाद में करेंगे क्योंकि ये डेटर है, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बाद में होगा क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर होगा। सर अब बताओ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस क्या होता है, ये नया आ गया इसके अंदर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। सर असेट साइड में दे रखा है, इसका मतलब आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी को एडवांस दिया है। जल्दी से बताओ, अगर हमने किसी को लोन दिया है तो क्या है मेरी, सर असेट है मेरी। जल्दी से बताओ, असेट है, इसका मतलब आपने उसको लोन दिया, मतलब पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो जल्दी से बताओ, अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं, किसी को एडवांस दे रहा हूं, तो मेरा पैसा जो है वहां पर इन्वेस्ट हो गया है, इन्वेस्ट हो गया, इसका मतलब ये कहां पर डील होगा, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील होगा। चलो जी, तो जल्दी से बताओ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट है बेटा। आपने किसी को लोन दे दिया, लोन दे दिया किसी को, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस दे दिया किसी को। अगर आपने किसी को लोन दे दिया तो आपका पैसा वहां पर इन्वेस्ट हो चुका है, ठीक है जी। सर 1 लाख का पैसा इन्वेस्ट, 1 लाख का लोन दिया था पिछले साल, अब वो लोन बढ़ के हो गया 2 लाख का, मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। जल्दी से बताओ बेटा, 1 लाख का आपने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो कहां आएगा, सर फाइनेंसिंग में आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन।
आपने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लोगों को दिया है, पैसा दिया है लोगों को, इन्वेस्ट हो गया आपका पैसा, तो सर हम उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमारी कौन सी एक्टिविटी है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं, इसका मतलब मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया, अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये सीसी तो नहीं है, नहीं बेटा, सीसी अगर होता तो लिखा होता मार्केटेबल सिक्योरिटी या लिखा होता करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो सर, ठीक है सर, हो गया, ये वाली एक नई चीज थी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन दे रखा है, आपने किसी को एडवांस दे रखा है, पैसा आपका इन्वेस्ट हो रखा है, जो लोन दे रखा है, जो एडवांस किसी को दे रखा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इंटरेस्ट है आपका वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है सर, ठीक है सर, पूरी बैलेंस शीट मैंने पढ़ ली है, नोट सारे खत्म हो गए हैं। अब फटाफट से एक एडजस्टमेंट हमने अभी तक नहीं करी है, वो है प्रपोज डिविडेंड, फटाफट से कर लो। तो प्रपोज डिविडेंड आपका 50,000 का जो है पेड भी हो जाएगा, मेड भी हो जाएगा, जल्दी से बेटा, 50,000 का पेड भी हो जाएगा, 50,000 का मेड भी हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड पेड 50,000 का माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, मेरे हिसाब से मैंने पूरी की पूरी बैलेंस शीट कर ली है। हाँ, जो चीजें बची हैं उनको हम देखेंगे। सर जैसी मैंने पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली, इसका मतलब मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो चुकी है, और हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। निकाल लो फटाफट से, 1 लाख प्लस में 50 माइनस में 50 माइनस में 15, 85,000। इन्वेस्टिंग बताओ सर, ये तो पैसा जा ही रहा होता है हमेशा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सर ये आपके पास जाएगा 3,12,500 नेगेटिव में। सर ऑपरेटिंग निकाल लो फटाफट से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है सर, फटाफट से निकालो जल्दी से, सारी की सारी चीजें हमारी हो गई है। 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 50, तो ये हो गया 3 लाख प्लस 15 प्लस 62,500, 377,500। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चलो जी, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर सर करंट लायबिलिटी में कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि वो कहीं और डील हो चुकी है। चलो जी, ट्रेड रिसीवेबल सर 2,25,000 के 2,75,000 के हो गए, इसका मतलब डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। पैसा चला गया सर, और पैसा चला गया, और लोगों को उधार दे दिया, ठीक है सर, और उधार सामान बेच दिया, ठीक है सर, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बाद में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कर चुका हूं, ठीक है सर। चलो सर फटाफट से, एक ही था हमारे पास, तो आ जाएगा ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 3,77,500, 3,77,500 माइनस में 50,000, 327,500। ठीक है सर, अब फटाफट से टैक्स पेड को यहाँ से माइनस कर दो। टैक्स पेड कितना है सर आपके पास, टैक्स पेड था आपके पास 75,000 का, 75,000 का यहाँ से माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,77,500। ठीक है सर, हमारा ये वाला हो गया है 2,77,500। ठीक है जी, फटाफट से निकालो, नेट कैश फ्लो इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज आ रहा है, देखो फटाफट से। चलो 2,77,000 प्लस में 85,000 और माइनस में 3,12,500, तो पॉजिटिव में ही आ रहा है, 50,000 आ रहा है पॉजिटिव में। आप पहले अमाउंट निकाल लो, फिर लिख लो नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो। ठीक है जी, इसके अंदर आप प्लस कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ CCE, आपने कंप्लीट लिखना है, ध्यान रखना, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CCE।
जल्दी बताएं ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसी कितना है सर? ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसी है हमारे पास 25,000। ठीक है सर। और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सीसी कितना है? 50,000। मैंने कहीं पे कोई अमाउंट अमाउंट गलत लिख दिया क्या भाई? एक मिनट बेटा, जरा मैं एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई अमाउंट कहीं पे गलत लिख दिया हो। ठीक है बेटा, एक बार बस मुझे कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई करने में, ऐसा ना हो कि मैंने कुछ अमाउंट जो है गलत लिख दिया हो। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 लाख प्लस में 15,000 प्लस में 62,500 माइनस में 50 माइनस में 75 टैक्स पेड 70। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने ना ये कैलकुलेशन गलत कर दी बेटा। मैंने इसको इसमें से माइनस किया और गलत अमाउंट मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ रहा है आपके पास 52500। बाय मिस्टेक मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर कर दी थी। ठीक है ना, चलो तो एक बार दोबारा से अब जरा नेट कैश फ्लो मैं निकाल लेता हूँ। नेट कैश फ्लो एक बार दोबारा से निकाल लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपके पास अमाउंट था 2,52,500 माइनस में था 3,12,500 प्लस में था 85,000। सर ये लिख के दिखाना है क्या? नहीं नहीं, लिख के नहीं दिखाना, ये तो मैं आपके लिए लिख के दिखा रहा हूँ बस। ठीक है ना, तो एक बार दोबारा से मैं जस्ट टोटल कर रहा हूँ। तो ये आ रहा है बेटा 25,000। तो 25,000 आपका नेट कैश फ्लो बचा था, उसके अंदर आपने 25,000 का ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 50,000। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में नई बात क्या सीखी? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने लोगों को लोन दे रखा है, आपने लोगों को एडवांस में पैसा दे रखा है, जिससे आपको हो सकता है इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है बेटा, चलो जी देखें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक बार टाइम मैं चेक कर लूं, तो हमारे पास अप्रॉक्स क्लास हो गई है 40 मिनट्स की। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चलो 11th वाले क्वेश्चन को अभी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।